ये कहानी एक सर्वविद्यमान तेल की है। इसका इस्तेमाल खाने से लेकर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तक में किया जाता है। कभी इसे सजावटी पौधे के तौर पर दक्षिण पूर्वी एशिया में लाया गया था। कालांतर में इन देशों की इकोनॉमी इस पौधे से निकलने वाले तेल पर निर्भर हो गई। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले और उसी अनुपात में नफरत की नजर से देखे जाने वाले इस तेल को दुनिया पाम ऑयल के नाम से जानती है। पाम ऑयल की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, वो आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि इस कहानी को आज सुनाने की वजह क्या है। दरअसल इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर बैन लगाने का फैसला किया है। 28 अप्रैल से यह प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इंडोनेशिया दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक है। बैन के ऐलान के बाद से दुनिया भर में हलचल मची हुई है। पाम ऑयल के विकल्पों के दाम अचानक से बढ़ने लगे हैं। कई देशों में खाने वाले तेलों की खरीद पर लिमिट लगा दी गई है। जैसे जैसे बैन की सीमा बढ़ेगी, इसका असर खुलकर दिखेगा। आज हम समझेंगे पाम ऑयल का इतिहास क्या है, कैसे ये इतना खास हो गया, दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश इंडोनेशिया में कमी क्यों पैदा हुई और इंडोनेशिया के बैन का भारत पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पहुंचिए। हम शो को अब आगे बढ़ाते हैं। जहां बात पाम ऑयल की हो रही है, मध्य और पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाम ऑयल का इस्तेमाल लगभग 5000 साल पहले से हो रहा है। 15वीं सदी का दौर एज ऑफ डिस्कवरी का था। यूरोप के ताकतवर देश समंदर के रास्ते नई जमीनें तलाश रहे थे। इसी क्रम में वे अफ्रीका, एशिया और अमेरिका पहुंचे थे। अफ्रीका में संसाधनों की बहुतायत थी। वहां से उन्हें सस्ते दामों में मजदूर भी मिले, जिन्हें गुलाम बनाकर अलग अलग कॉलोनियों में भेजा गया। 1807 ईस्वी में ब्रिटेन में गुलामों की खरीद फरोख्त पर रोक लग गई। तब ब्रिटेन ने अपने लोगों से दास व्यापार का विकल्प तलाशने के लिए कहा। अफ्रीका के इलाकों में पाम ऑयल काफी मशहूर था। ये लोगों के भोजन का अभिन्न हिस्सा था। इसके अलावा गुलामों के शरीर पर भी पाम ऑयल मला जाता था, फिर उन्हें बिकने के लिए मार्केट में खड़ा किया जाता था। जवान और छरहरे दिखने वाले गुलामों के बदले ज्यादा पैसे मिलते थे। जब गुलामों की बिक्री पर रोक लगी, तब अंग्रेजों ने नया रास्ता निकाला। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू हो चुका था। मशीनों को चलायमान बनाए रखने के लिए लुब्रिकेंट्स की दरकार थी। इसके लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। जब उन्होंने चर्बी के बदले मशीनों में पाम ऑयल लगाया, तब उन्हें यह ज्यादा आसान, सस्ता और असरदार लगा। 1845 में उन्होंने पाम ऑयल पर ड्यूटी हटा ली। इसके बाद अफ्रीका से पाम ऑयल का निर्यात और बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य तक पाम ऑयल पर अफ्रीका का एकाधिकार था। हालांकि अफ्रीका में बनने वाला अधिकांश पाम ऑयल हाथों से बनाया जाता था, इसलिए मात्रा सीमित थी और उनकी क्वालिटी में भी अंतर होता था। यह जरूरत की पूर्ति करने में भी असमर्थ था, इसलिए यूरोप के देश पाम की खेती के लिए नई जमीनें तलाशने लगे। फिर 1848 का साल आया। डच व्यापारी ऑयल पाम के बीज लेकर इंडोनेशिया आए। उस समय इंडोनेशिया एक डच कॉलोनी था। उसको डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। डचों ने पहला बीज जावा आइलैंड पर बोगोर बोटानिकल गार्डन में लगाया था, सजावटी पौधे के तौर पर। उस दौर में पाम ऑयल को लेकर नए रिसर्च चल रहे थे। पता चला कि बिस्किट से लेकर साबुन, मोमबत्ती से लेकर लुब्रिकेंट, शैम्पू से लेकर डिटर्जेंट जैसे प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल का होना इसकी तासीर बदल सकता है। यह बदलाव सुखद था, क्योंकि पाम की खेती और उससे तेल निकालना सस्ता तो था ही, ये बाकियों की तुलना में अधिक टिकाऊ भी था। उधर जावा आइलैंड पर क्या हो रहा था? वहां बोए गए पाम के पौधों में ज्यादा फल निकल रहे थे। बेल्जियम के उद्यमी एड्रियन हॉलेट की इस पर नजर पड़ी। उन्हें समझ में आ गया कि इंडोनेशिया की जमीन पाम की खेती के लिए बिल्कुल मुफीद है। 1911 में हॉलेट ने सुमात्रा में ऑयल पाम का पहला प्लांटेशन बिठाया। उनकी देखा देखी और भी यूरोपियन कंपनियों ने इस गेम में एंट्री की। 1936 आते आते सुमात्रा ने पाम ऑयल के निर्यात में नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया था। सब सही सलामत चल रहा था कि सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया।
सप्लाई करने वाले बंदरगाहों पर भयंकर बमबारी हो रही थी। औपनिवेशिक प्रशासक या तो भाग खड़े हुए थे या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। खेतिहर मजदूर मोर्चे पर तैनात थे, इसके चलते मजदूरों की कमी हुई। इन वजहों से पाम ऑयल का उत्पादन काफी घट गया। दूसरा विश्व युद्ध 1945 तक चला। 9 अगस्त को जापान पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया। 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को आजादी मिल गई। सुकर्णो आजाद मुल्क के पहले राष्ट्रपति बने। उनके समय में राष्ट्रवाद का जमकर प्रचार प्रसार हुआ। विदेशी कंपनियों को निवेश करने से रोक दिया गया। जिनके पास पहले से खेत थे उनके ऊपर हमले होने लगे। ऐसे में पाम की खेती को बरकरार रख पाना मुश्किल था। बहुत सी कंपनियों ने अपना कारोबार समेट लिया। इसकी तुलना में मलेशिया में सरकार विदेशी निवेश के प्रति उदार रही। वहां पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ता गया। इंडोनेशिया में 1967 तक सुकर्णो की सरकार रही। उसके बाद सुहर्तो गद्दी पर बैठे। उनकी सरकार ने पाम ऑयल के उत्पादन में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। सरकार ने विदेशी कंपनियों को मदद भी दी। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा दिया। इंडोनेशिया के पास सस्ती जमीन की कोई कमी नहीं थी। इससे पाम ऑयल के प्रोडक्शन में बम्पर बूम आया। 2007 आते आते इंडोनेशिया ने मलेशिया को पीछे छोड़ दिया था। इंडोनेशिया और मलेशिया मिलकर दुनिया के कुल पाम ऑयल का 85% हिस्सा पैदा करते हैं। पाम ऑयल के प्रोडक्शन में इंडोनेशिया की बादशाहत के पीछे 3 बड़ी वजह नजर आती हैं। पहली, खेती और उद्योग में निवेश। दूसरी, सरकार का सपोर्ट। और तीसरी, दुनिया भर में पाम ऑयल की बढ़ती डिमांड। पाम ऑयल दुनिया में सबसे ज्यादा खपत होने वाले तेलों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। अब ये समझते हैं पाम ऑयल की डिमांड क्यों बढ़ी। पाम ऑयल में तली गई चीजें ज्यादा समय तक सुरक्षित रहती हैं। ये दूसरे तेलों के साथ आसानी से मिल जाता है। ये दूसरे तेलों की तुलना में काफी सस्ता है। इसका इस्तेमाल शैम्पू, लिक्विड सोप और डिटर्जेंट में फोमिंग एजेंट के तौर पर हो सकता है। यूरोपियन यूनियन में बायोफ्यूल के रॉ मटेरियल में भी पाम ऑयल का यूज होता है। ये प्रोसेस्ड फूड में प्रिजर्वेटिव का काम करता है और आइसक्रीम का मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ाता है। निम्न आय वाले देशों में पाम ऑयल खाने में इस्तेमाल होता है। ये तो हुई पाम ऑयल की खूबियां। आज ये पूरी कहानी सुनाने की वजह क्या है ये भी जान लीजिए। जैसा कि हमने एपिसोड की शुरुआत में बताया, इंडोनेशिया सरकार ने पाम ऑयल के निर्यात पर बैन लगाने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि स्थानीय स्तर पर पाम ऑयल की भारी कमी हो रही है। निर्यात पर रोक लगाने से इस कमी की पूर्ति की जा सकेगी। फरवरी महीने में सरकार ने निर्यात पर आंशिक प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इससे बात बनी नहीं। पिछले कुछ समय में पाम ऑयल के दाम 1.5 गुना तक बढ़ चुके हैं। सरकार ने प्राइस कैप लगाया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। स्थानीय व्यापारी कम कीमत पर पाम ऑयल बेचकर नुकसान नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जमाखोरी शुरू कर दी। इसके चलते बाजार में इसकी कमी होने लगी। सरकार फिर आगे आई। उसने तेल की खरीद पर लिमिट लगा दी। कहा कि एक बार में 2 लीटर से अधिक तेल नहीं खरीदा जा सकता। इससे छोटे मोटे वेंडर्स को भारी मुश्किल हुई। उनका धंधा चौपट होने लगा। इंडोनेशिया में पाम ऑयल महंगा क्यों हुआ? इसके पीछे भी कई वजह है। मसलन कोरोना महामारी के कारण मजदूरों की कमी हुई। इस वजह से पाम की खेती प्रभावित हुई है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन में सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन घटा है। यूक्रेन सनफ्लावर ऑयल के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। इस कमी के कारण यूरोप की निर्भरता पाम ऑयल पर बढ़ गई है। अब यह समझते हैं कि इंडोनेशिया के बैन का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। बैन का ऐलान करते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि लोकल मार्केट में आपूर्ति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी हो चुका था। इंडोनेशिया के लोगों के लिए यह कदम भले ही राहत भरा हो, लेकिन दुनिया भर में मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला है। इस बैन से क्या आशंका जताई जा रही है? ग्लोबल मार्केट में क्रूड पाम ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी। जब मार्केट में पाम ऑयल की कमी होगी तो लोग उसका विकल्प तलाशेंगे। ऐसे में बाकी तेलों के दामों में बढ़ोतरी होगी। इंडोनेशिया पर दुनिया का भरोसा घटेगा। ये लॉन्ग टर्म में इंडोनेशिया के लिए भी नुकसान भरा साबित होगा। जो कोई इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदता है वो नया विकल्प तलाशेगा। अगर उसे वो विकल्प मिल गया तो वो इंडोनेशिया के पास वापस नहीं जाएगा। इसके अलावा जिन भी चीजों में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है वे चीजें महंगी होंगी। कुल जमा बात यह कि महंगाई का चक्र और तेज होने वाला है। भारत के लिए कितनी चिंता की बात है? भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वेजिटेबल ऑयल आयात करता है। पाम ऑयल के कुल एक्सपोर्ट का आधा हिस्सा इंडोनेशिया से आता है। इंडोनेशिया ने साफ किया कि क्रूड पाम ऑयल की सप्लाई नहीं रोकी जाएगी, सिर्फ तैयार हो चुके तेल पर बैन रहेगा। हालांकि इसका भारत की जरूरतों पर असर पड़ना लाजमी है।
भारत और दुनिया के पास एक ऑप्शन मलेशिया का है। हालांकि मलेशिया के लिए इस गैप को भरना नामुमकिन होगा। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी इलॉन मस्क की ट्विटर डील से जुड़ी है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया है। इस खरीद के एवज में उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी है। ये पाकिस्तान के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से 4 गुना ज्यादा है। इस डील के बाद दुनिया भर में फ्री स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर बहस शुरू हो गई है। मस्क ट्विटर की मॉडरेशन पॉलिसी के खिलाफ बोलते रहे हैं। एक चर्चा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी चली। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में झूठे दावे करने और अफवाह फैलाने के बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। डील के बाद उनके समर्थकों ने अकाउंट बहाल करने की मांग की। हालांकि ट्रंप ने कहा कि वो ट्विटर पर वापस नहीं लौटेंगे। दूसरी सुर्खी तुर्की से है। तुर्की की एक अदालत ने मानवाधिकार कार्यकर्ता, समाजसेवी और बिजनेस पर्सन उस्मान कवाला को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उनके ऊपर 2013 में प्रोटेस्ट आयोजित करने और 2016 में तख्तापलट की साजिश रचने का दोषी पाया गया था। 2016 में बागी सैनिकों ने राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन की कुर्सी खिसकाने की तैयारी कर ली थी। अर्दोआन उस समय छुट्टियां मनाने राजधानी से बाहर गए थे। उनके समर्थकों ने किसी तरह इस बगावत को नाकाम किया था। उसके बाद से अर्दोआन अपने विरोधियों को ठिकाने लगा रहे हैं। इसी क्रम में कवाला भी उनके निशाने पर आए। कवाला का जन्म पेरिस में हुआ था। पढ़ाई लिखाई यूके में हुई। उनका परिवार तंबाकू के बिजनेस में रहा है। उन्होंने लोकतंत्र के समर्थन में कंटेंट छापने वाले कई पब्लिशिंग हाउस की मदद भी की है। कवाला को पहली बार 2017 में गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर प्रोटेस्टर्स को भड़काने का आरोप लगाया गया। 2020 में वो जेल से रिहा हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद तख्तापलट की साजिश के आरोप में जेल भेज दिए गए थे। अब उन्हें दोनों मामलों में सजा सुनाई गई है। पश्चिमी देश इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इसका तुर्की की सरकार पर शायद ही कोई फर्क पड़ेगा। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL से हटा दिया है। उनके नाम से एक ग्रीन पासपोर्ट जारी किया गया है। अब नवाज वापस पाकिस्तान लौट सकेंगे। फिलहाल वो लंदन में रह रहे हैं। अक्टूबर 2019 में नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड्स पर 8 हफ्ते के लिए जेल से रिहा किया गया था। 1 महीने बाद उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत भी मिल गई। वो 4 हफ्तों के लिए लंदन चले गए। उसके बाद से वो वापस नहीं लौटे। जब ये सब हो रहा था तब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नवाज ने विदेश जाने के लिए झूठ का सहारा लिया। ये भी कहा कि नवाज को बाहर जाने की इजाजत देकर उन्होंने बड़ी गलती की। फरवरी 2021 में नवाज शरीफ के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की अवधि खत्म हो गई। इमरान सरकार ने इस पासपोर्ट को रद्द करने का फैसला किया। उधर ब्रिटिश इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल ने भी नवाज का स्टे बढ़ाने से मना कर दिया। नवाज फंस चुके थे। इस बीच पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट हुई। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और 9 अप्रैल 2022 को प्रस्ताव पास हो गया। इमरान खान की कुर्सी गई। उनकी जगह पर नवाज के छोटे भाई शहबाज शरीफ PM बने। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने अपने भाई के लिए पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी दे दी। इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मांग की गई कि नवाज को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू ना किया जाए। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कहा कि इस याचिका का कोई आधार नहीं है। 26 अप्रैल को नवाज शरीफ को पासपोर्ट इशू किए जाने की खबर आई। हालांकि उन्हें आम नागरिकों वाला पासपोर्ट ही जारी किया गया है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। शुभ रात्रि।